Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. कॉलेज आयुक्तालय जयपुर द्वारा ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें मैं आपको इनकम टैक्स के लेक्चर करा रहा हूं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कैपिटल गेन। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल गेन की थ्योरी को समझा था और अब अपन कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आपको वो फेस करने हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर दीपचंद के पास 1 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित पूंजी संपत्तियां थी। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। तो उनके पास ये असेट्स थे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। उनके पास 1 लाख रुपए की लागत का रहने का मकान था, दैट इज पहला तो उनके पास एक मकान था। 50,000 की लागत के आभूषण, उनके पास ज्वेलरी थी। 1,26,732 रुपए की लागत के असूचित समतांश, उनके पास कुछ इक्विटी शेयर्स भी थे जो अनलिस्टेड हैं और 10,000 रुपए की लागत की यूटीआई की यूनिट्स 1964 स्कीम की। तो बेसिकली उनके पास 4 कैपिटल असेट्स थे। अब क्या हुआ सर, श्री दीपचंद ने, यहां पे देखिए आप, श्री दीपचंद ने रहने के मकान को 29,39,200 रुपए में 15 जून 2020 को बेच दिया। तो बेसिकली उन्होंने अपना मकान बेच दिया है और 20,000 रुपए हस्तांतरण के संबंध में व्यय हुए। और जब वो बिल्डिंग बेच रहे थे तो 20,000 खर्चा हुआ। यह मकान उन्होंने 1992 में बनाया था और 1 अप्रैल 2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 10 लाख रुपए था। तो इसकी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन ईयर तो 1992 है और इसका फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का भी दे रखा है। उन्होंने सारे आभूषण, उन्होंने सारी की सारी ज्वेलरी को 18 अगस्त 2020 को 1 लाख रुपए में बेच दिया, यानी 2021 प्रीवियस ईयर 2021 में उन्होंने इस ज्वेलरी को बेच दिया और 5,000 रुपए इस संबंध में व्यय हुए। ये सारे के सारे आभूषण उन्होंने 6 जनवरी 2018 को खरीदे थे, यानी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2018 में खरीदा था और 2020 में इन्होंने बेच दिया, तो 2-2.5 साल के अंदर इन्होंने बेच दिया। उन्होंने 20 नवंबर 2020 को 60,000 रुपए के नए आभूषण क्रय किए और 40,000 रुपए के अंश क्रय किए। तो बेचने से जो प्रोसीड आई, उन्होंने नई ज्वेलरी खरीदी है और उन्होंने शेयर्स भी खरीदे हैं। इसके अलावा यूटीआई के यूनिट्स उन्होंने 1999 सन 2000 में खरीदे थे तथा उन्होंने गत वर्ष में से 18,000 में बेच दिया। तो 4 चीजें इन्होंने चारों की चारों बेच दी है। उन्होंने अपने समस्त पुराने अंश 15 जुलाई 2020 को 4,60,000 में बेच दिए और 10,000 रुपए इस संबंध में व्यय हुए। उन्होंने 10 जनवरी 2021 को रहने का मकान 2 लाख रुपए में खरीदा तथा 40,000 रुपए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 5 वर्ष बाद शोधनीय बॉन्ड्स में विनियोग किए। ये सभी अंश उन्होंने 5 जून 2009 में क्रय किए थे। ठीक है सर, तो काफी लंबा क्वेश्चन आया। मैंने कहा आप चाहते क्या हो, तो फाइनली उसने कहा कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री दीपचंद की कैपिटल गेन हेड की कर योग्य आय की गणना कीजिए। वर्ष 2001-2, 2009-10 और 2020 के लागत स्फीति सूचकांक क्रमशः 100, 148 और 301 है। ओके, अब आप रिलैक्स हो जाइए, आराम से सुनिए। देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजों को बेचा गया है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 बात करता हूं। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्होंने जो पहली चीज बेची है वो है रेजिडेंशियल हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखो ये परफॉर्मा मैं पहले से ही बनावा दे दूंगा। इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। तो देखो, इन्होंने 4 चीजें थी, मैं पहली चीज की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स कंसीडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बोलेंगे कि आपने किसी चीज को कितने में बेचा। अगर हम रेजिडेंशियल हाउस की बात करें तो ये रेजिडेंशियल हाउस इन्होंने 29,39,200 में बेचा है। ठीक है, 29,39,200, 29,39,200, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब आपको इसमें से लेस करना है कि सेल करते समय इनका कितना खर्चा हुआ। आपको एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर बताना है कि आपका कितना पैसा खर्च हुआ। ठीक है, ओके, जब आप सेल कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, जब आप सेल कर रहे थे तब आपका 20,000 रुपए खर्च हुआ। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हाथ में इतना पैसा नहीं आया, 29,39,200 रुपए आपके हाथ में आया। जो पैसा हाथ में आया उसे हम कहेंगे नेट सेल्स कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन उसे हम कहेंगे। अब लेस आपको करना पड़ेगा
ये तो बेचने का पता चला, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। कभी आपको कॉस्ट लेनी पड़ेगी और कभी आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट लेनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी को 3 साल से ज्यादा हो गया है, ये मकान का मामला है, तो 2 साल चेक करेंगे कि अगर आपकी इस मकान को 2 साल से ज्यादा समय हो गया है तो आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट लेनी है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो मकान है बेसिकली ये मकान 1 लाख रुपए का है। गौर कीजिए, इस मकान की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए की है, लेकिन इस मकान की जो फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है वो 10 लाख रुपए है। तो आपको यहां पे क्या करना है, कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट लेते समय कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में से विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है उसका चुनाव करना है। तो आपको 10 लाख रुपए अपनी कॉस्ट बतानी है इनटू अभी का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, अभी का इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301, आपको वो लिखना है और डिवाइड में आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है जो आपका परचेज ईयर है या जो फेयर मार्केट वैल्यू का ईयर है। ठीक है, तो मैं बता दूं, ऊपर आपने जो रखा है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, और नीचे आपको रखना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो अब आपको यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जस्ट मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं ये सारा पहले लिख सकता था, पर मैं चाहता था कि ये रियल में आप लोग होता हुआ देखें। तो 10 लाख रुपए आपका सेलिंग प्राइस है और 301 ऊपर है और 100 इसके नीचे है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये आ गया है 30,10,000, 30,10,000 रुपए। ओके, 10,10,000 रुपए। ओके, अब आप देखिए आपको इस सौदे में नुकसान हुआ है, क्योंकि आपकी जो कहें, जस्ट अ मिनट, हाँ सर, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो तो है 29,19,200 और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, अगर पुराने जमाने की कॉस्ट देखें तो 10 लाख है, कोई सोचेगा कॉस्ट 1 लाख है। यहीं पे देखो इनकम टैक्स सीखना पड़ता है। अगर आपने शायद इनकम टैक्स ना पढ़ा होता तो आप शायद सोचते कि ये मकान तो 1 लाख का है और हमें तो इतने सारे पैसे मिल गए, हमें तो फायदा हो गया। आपको लग रहा है खूब फायदा हुआ है, जबकि कानून की नजर से देखो तो आपको उल्टा नुकसान हुआ है। कितना हुआ है मैं बता रहा हूं आपको, 200 और 10 में से 9 हो गया 1। ठीक है, करीबन करीबन आपको 91,200 रुपए का नुकसान हुआ है। एज आई कैन सी, मैं देख पा रहा हूं इसको, जस्ट अ मिनट, माइनस 29,19,200, 90,800। सर आपको 90,800 रुपए का नुकसान हुआ है। तो मैं इसे एज अ नेगेटिव फिगर लिख देता हूं। अब जाके ये पहला पॉइंट सॉल्व हुआ है। ओके, यहां पे मैंने लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये फिगर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं आपके साथ। आपके पास ज्वेलरी है 50,000 की, और इस क्वेश्चन में इन्होंने ज्वेलरी को बेचा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपन पढ़ेंगे ध्यान से। तो जस्ट अ मिनट, ये दीपचंद ने मकान बेचा था, उसके बाद उन्होंने सारे आभूषण 1 लाख में बेचे थे। क्वेश्चन की थर्ड लाइन में लिखा है कि उन्होंने सारे आभूषण को 1 लाख में बेचा था। तो ये हो गया 1 लाख रुपए में बेचना। इस संबंध में इनका कोई खर्चा हुआ क्या, तो 5,000 का खर्चा हुआ था। 1 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस था, 5,000 का खर्चा हुआ था, और 95,000 रुपी, 95,000 इनके नेट हाथ में आया। अब देखिए आपने जो ज्वेलरी खरीदी है ना, उसके लिए लिखा है कि आपने इसे 6 जनवरी 2018 को खरीदा था। अब यहां आप डेट देखिए, 6 जनवरी 2018 को खरीदा था, और आपने इसे जो बेचा है, और बेचा है आपने 18 अगस्त 2020 को। ये आप तारीखें सारी क्वेश्चन में लिखी हुई है, आप आराम से देख लीजिएगा, मैं इसके नीचे पीडीएफ डाल दूंगा। तो मैं कह रहा था 18 में खरीदा है और 18 अगस्त 2020 को हुआ है, तो आपके पास समय जो हुआ है वो करीबन 2 साल और 8 महीने का समय हुआ है। फिर भी आपका जो समय है वो 3 साल से कम है। तो अब के बार आपको कॉस्ट नहीं, इंडेक्स कॉस्ट नहीं लेनी है, आपको बेसिक कॉस्ट लेनी है। तो आपकी जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, वो आपको 50,000 रुपए लेनी है, और आपको इस सौदे में 45,000 का फायदा हुआ है, और इस 45,000 को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने क्वेश्चन में देखेंगे जरा आप,
इस क्वेश्चन में आपने जो इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी कॉस्ट 126,732 है, उन सारे के सारे शेयर्स को आपने बेचा था। क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कितने में बेचा था। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 4,60,000, 10,000 खर्चा हुआ था। तो बेसिकली आपने सारे के सारे शेयर्स को 4,60,000 में 4,60,000 में बेचा था और 10,000 रुपए इसके संबंध में आपका खर्चा हुआ। तो आपकी जो कॉस्ट हुई वो हुई 4,50,000। आपका जो नेट सेल कंसिडरेशन हुआ वो हुआ 4,50,000 रुपए। अब इन शेयर्स की जो कॉस्ट है वो 1,26,732 है। ये तो पुरानी कॉस्ट है, इसको प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे नियम मैं आपको लिखवा चुका हूं। 301 जो है वो है ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स नंबर, दैट इज बेचने वाले वर्ष का इंडेक्स नंबर। और आपको इसके नीचे जो अपॉन करना है, आपको खरीदने वाले वर्ष का देखना है। तो आपका जो शेयर्स हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, वो शेयर्स आपने कब खरीदे थे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। ओके, पहले में पैराग्राफ में दीपचंद ने मकान को बेचा, फिर ज्वेलरी को बेचा, उसके बाद उन्होंने यूटीआई के यूनिट्स को बेचा, और ये शेयर्स उन्होंने, ओके जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को उनके पास असेट्स थी, ये सारे अंश उन्होंने जून 2009 में खरीदे थे। हाँ सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया, बट बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ने में मुझे पता लगा कि ये सारे शेयर्स उन्होंने जून 2009 में खरीदे थे। क्वेश्चन में मिलता है, मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल डेमो करके बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मैंने कह रहा हूँ ना कि इन क्वेश्चन को मैं पहले से कर सकता था, बट उसमें आपको फिर फील नहीं आता वो वाला। तो 2009-10 में 2009-10 का जो इंडेक्स नंबर है वो 148 है। ये आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स सारे याद नहीं करने, एक आपको फर्स्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो फर्स्ट 100 नंबर है वो याद रखना है 2001-2 का, और एक आपको जो आपका ट्रांसफर ईयर है 2021 उसका ध्यान रखना है। बाकी सारे आपको गिवन होंगे, 148 आपको रखना है। तो जस्ट हो चुका है सॉल्व। मैं बताने लग रहा था आपको कि कैलकुलेटर ले लेते हैं। 1,26,732 इंटू 301 अपॉन 148, 2,57,745, 2,57,745। और आपने कितना रुपया इस सौदे में कमाया वो भी आप निकाल सकते हैं। माइनस कर देते हैं 4,50,000। तो आपने 1,92,255 रुपए कमाया है। 1,92,000 और कितने रुपए थे, 255 रुपए। यस, इतना रुपया आपने कमाया है। ओके, अब आपके पास ये जो आया है ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि काफी समय बाद आपने, क्योंकि 2009-10 में खरीदे थे और अब आपने 2020-21 में बेचे हैं, तो बहुत लंबे अरसे तक आपने अपने पास रखे और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। चौथा जो पॉइंट है उसमें आपने यूटीआई के यूनिट्स बेचे हैं। बेसिकली 10,000 इनकी कॉस्ट थी और आपने क्वेश्चन में कहीं लिखा था कि इनको 18,000 में बेचा है। तो 18,000 सेलिंग प्राइस हो गया, खर्चा आपका हुआ नहीं, और 18,000 सेलिंग प्राइस है और 10,000 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट है। एक नियम है 1034 का नियम, उस 1034 सेक्शन के तहत ये जो यूनिट्स पे आपको बेनिफिट हुआ है ये आपका एग्जेम्प्ट है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपका कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट और बचता है। इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि उन्होंने एक मकान खरीदा 2 लाख रुपए का और 40,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं यहाँ पे 40,000 रुपए लेस कर रहा हूं क्योंकि मैं इनको एग्जेम्पशन दूंगा, और इस एग्जेम्पशन का नाम है अंडर सेक्शन 54 EC। ये सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत अगर आप
कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पैसा लगाते हो तो आपको उतने रुपए का बराबर एग्जेम्पशन मिलेगा, तो आपको 40,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। एक और बात है कि इन्होंने मकान में पैसा लगाया है तो एक इनको एग्जेम्पशन और मिलेगा। ये एग्जेम्पशन का नाम है सेक्शन 54F। सेक्शन 54F आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपने देखो मकान खरीदने में जो पैसा लगाया है वो करीबन आपने 2 लाख रुपए लगाया है, ठीक है। और आपके पास वैसे 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे थे। अगर आप बात करो शेयर्स को बेचने की, तो शेयर्स को बेचने के बाद आपके पास 4.5 लाख रुपए थे, ठीक है। इसीलिए मैं 2 वीडियो बनाया। पहले वीडियो में सारे नियम थे और अब मैं उसका आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूं। 2 लाख बटा 4.5 लाख, इसका क्या मतलब होता है कि आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। यू हैव 4,50,000 विद यू बट यू इन्वेस्टेड ओनली 2 लाख रुपी आउट ऑफ दैट, तो आपको प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा। तो आपका जो कैपिटल गेन है, जो 192,255 का आपका कैपिटल गेन है, देखिए स्क्रीन पे ये वाला 192,255, आपका ये पूरा कर मुक्त नहीं होगा, इसमें से कुछ आंशिक भाग ही कर मुक्त होगा। तो मुझे इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा वापस से। जैसे 192,255 का फिगर था और मुझे इंटू 2 लाख रखना पड़ेगा ऊपर और 4.5 लाख रखना पड़ेगा नीचे, तो 85,447 रुपये आता है। तो 85,447 रुपया, 85,447, इतने रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो फाइनली क्या रहेगा आपका, बेसिकली जैसे मैं आपको बताऊं, बेसिकली आपने इस सौदे में 1,92,255 रुपए कमाया था, लेकिन उसमें से आपके 40,000 माफ हो गए 54 EC में और 85,447 आपके माफ हो गए 54F में। बाकी आपके पास 66,808 बचा, 66,808 रुपये बचा, 66,808। अब आप पूरा बात को समझिए। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, आपका पहला फिगर 90,800 रुपये माइनस गया है और आपका दूसरा फिगर 45,000 रुपये पॉजिटिव गया है। और आप ये देखिए कि अगर LTCG की बात करें तो LTCG आपके पास 66,808, आपके पास 66,808, ये तो है पॉजिटिव अमाउंट और 66,808 रुपये का तो है पॉजिटिव अमाउंट और 90,800 का है नेगेटिव अमाउंट। तो ओवरऑल आपके पास नेगेटिव अमाउंट ही है। 90 में से 66 गया 24,000 और 8 रुपये और चले गए 23,392। ओके, तो ये देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। 90,800 माइनस 66,808, 23,992 रुपये आ रहा है डेफिनेटली। और ये आपका आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसको अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड करना क्या होता है, इसके लिए फिर आपको एक सेपरेट लेक्चर देखना पड़ेगा, पर बाय द वे इस अमाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर थोड़ा सा अभी और बात करें, और आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था और जिसका अमाउंट था लाइक 45,000 रुपये, ये आपका इनकम के अंदर माना जाएगा, ठीक है। पूरी बात अगर मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, जल्दी से मैं रिकैप करता हूं। इस क्वेश्चन में मिस्टर दीपचंद हैं और मिस्टर दीपचंद के पास 4 कैपिटल एसेट्स थे और इन्होंने मजेदार बात है कि चारों की चारों एसेट्स हमारे प्रीवियस ईयर में बेच दी। जिस ईयर में बेचोगे उस ईयर में टैक्सेबल घटना होगी, आपके ऊपर टैक्स लगना होगा तो लगेगा। आपने 1 लाख रुपए की लागत के रहने का मकान को बेचा, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख थी और इसको बेचने से आपको नुकसान हुआ है, इसको बेचने से आपको घाटा हुआ है। और ज्वेलरी को आपने 3 साल होल्ड नहीं किया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को आपने बेचा है, उसमें 2 साल का क्राइटेरिया चेक होगा। हालांकि हमने 2009 में खरीदे थे तो हमने काफी समय इसको होल्ड कर लिया,
काफी हमने इसके ऊपर पैसा भी कमाया, पर पैसा जो कमाया उसमें से कुछ भाग 54EC के तहत एग्जेम्प्ट होगा और कुछ भाग आपका 54F के तहत एग्जेम्प्ट होगा। और जो UTI के यूनिट्स थे उनको बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो उसका कुछ नहीं करना है। आखिर में जो पॉजिटिव LTCG और नेगेटिव LTCG है उनको प्लस माइनस कर देना, और जो नेगेटिव LTCG है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब उसका अब जो भी होगा वो अगले साल होगा। और जो STCG पॉजिटिव था, जो आपका STCG पॉजिटिव था, वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगा, आपकी इनकम के अंदर जोड़ा जाएगा। ओके सर, तो एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, चलिए सर देखते हैं उसको अभी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, श्री गोपीराम ने गत वर्ष 2020-21 में अपने सौदों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए उनके कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो क्लाइंट का नाम है, असेसी है, उसका नाम है गोपीराम। अब उसने क्या है, 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, उसने कुछ सौदे किए हैं जिसका वो टैक्स भरेगा 21-22 में। उसने क्या सौदे किए हैं? पहला सौदा है एक आवासीय मकान जो अगस्त 2004 में 2,50,339 रुपए का खरीदा था, दिसंबर 2020 में उसे 13,90,000 में बेच दिया। तो मूल बात क्या है कि इनके पास एक मकान था जो उन्होंने बेच दिया, और एक नया मकान इन्होंने नया मकान जनवरी 2021 में 2 लाख रुपए में खरीद लिया। तो एक मकान को उन्होंने बेसिकली बेचा है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में अपने आवासीय मकान का फर्नीचर जो सितंबर 1992 में 50,000 में खरीदा था। अपन अब चाहें तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपने को 2 बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली मैं फर्स्ट सौदे पे आ जाता हूँ। उनके पास एक मकान था 2,50,339 का, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, 2,50,339 रुपए का मकान था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स लिख रखे हैं। यहाँ पे सीधा आपको आके जस्ट अपनी कॉस्ट लिखनी है कि आपकी कॉस्ट थी 2,50,339 रुपए, और इस मकान को आपने बेसिकली बेचा कितने में है? 13,90,000 में आपने बेचा है। बाकी सारा परफॉर्मा मैंने बना रखा है कि बेसिकली मकान बेचा गया है, उसका सेलिंग प्राइस लिखना है सबसे पहले 13,90,000 रुपए। ओके, 13,90,000 में से इनका कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। अब आप देखिए, आपको देखना पड़ेगा आपका खरीदने का वर्ष कौन सा है। तो जैसे आपने अगस्त 2004 में मकान खरीदा था, यानी सीजन था 2004-2005 तो आपको 2004-5 का इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में नीचे चलें तो आपको बहुत सारे इंडेक्स नंबर लास्ट लाइन में मिलेंगे। 2001-2 यानी फर्स्ट इंडेक्स नंबर 100, जो लेटेस्ट इंडेक्स नंबर है 301, इसके अलावा जो 2004-5 का इंडेक्स नंबर है दैट इज 113। तो आपको 113 को पे फोकस करना है, 113। तो 113 सर हमें कहाँ लिखना है? 113 लिखना है हमें नीचे, और ऊपर क्या लिखना है? ऊपर लिखना है 301। तो तक 301 क्या है? 301 है बेचने वाले वर्ष का इंडेक्स नंबर, और 113 है खरीदने वाले वर्ष का इंडेक्स नंबर। उसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ट्रांसफर ईयर का, और नीचे वाले को बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स परचेज ईयर का या एक्विजिशन ईयर का। तो 301 आएगा ऊपर, 113 नीचे। ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता है। अब जैसे आप देखिए, आपकी जो कॉस्ट है 250 मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 113, ये आई आपकी 6,66,832 6,66,832 6,66,832। आपको ये भी देखना है कि क्या कोई खर्चा हुआ था। देखो, इस मकान को बेचा तो उनका कोई खर्चा नहीं हुआ, इन्होंने कोई ब्रोकर वगैरह को पैसे नहीं दिया है, तो सारे पैसे इनके पास पड़े हैं। तो इसको हम बोलेंगे नेट सेल कंसीडरेशन। तो 13,90,000 आपका नेट सेलिंग कंसीडरेशन है, और 6,66,000 रुपए आपकी कॉस्ट है, और जो गैप है वो करीबन मुझे दिखता है 7,23,168 रुपए का। इतना रुपया आपने कमाई करी है इस ट्रांजैक्शन में। अब यहाँ पे इनको एक एग्जेम्पशन मिलेगा, और एग्जेम्पशन मेरे या आपके कहने से नहीं मिलता, एग्जेम्पशन के लिए कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। इनको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा। अब सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्यों मिलेगा? बिकॉज इन्होंने परचेज किया है नया मकान। अब आप मुझे कहेंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में मकान खरीदा था,
तब आपने 54F लगाया था। तो देखिए, अगर आप कोई और प्रॉपर्टी, देखो अगर आप मकान बेचोगे और फिर मकान खरीदोगे तो सेक्शन 54 लगेगा। रिपीट, मकान बेचोगे मकान खरीदोगे तो सेक्शन 54 लगेगा। और मकान के अलावा कोई असेट बेचोगे और फिर मकान खरीदोगे तो 54F लगेगा। मकान से मकान 54, और मकान के अलावा कुछ बेचोगे और मकान खरीदोगे तो 54F। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, आप देखिए क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक नया मकान खरीदा है और 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो 2 लाख रुपया आपका लेस हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट आएगा, जिसको अपन टैक्सेबल LTCG कहते हैं, वो आएगा 5,23,168। तो आपको ये परफॉर्मा फॉलो करना है, बेचने का भाव लिखना है, कॉस्ट देखनी है, लेकिन कॉस्ट को करंट ईयर में कन्वर्ट करना है, जिसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट, है ना। ये आपके फायदे की चीज है। अगर आपकी कॉस्ट को 2,50,000 माना जाता तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बहुत ज्यादा आता। तो आप जब इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज करते हो तो ये टैक्स पेयर के बेनिफिट में है, उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, उसे टैक्स कम चुकाना पड़ता है। और उसके बाद भी आप अपने टैक्स को बचाने के लिए, जैसे इसका 7,23,000 का LTCG आ रहा है, इसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स को बचाने के लिए आप नया मकान खरीद सकते हो। 2 साल के अंदर आपको नया मकान खरीदना होता है या 3 साल के अंदर आपको मकान बनवाना होता है। तो वो इसने काम कर लिया है, तो डेफिनेटली इसको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 का। अब अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे पॉइंट पे, तो आप देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा है कि अपने आवासीय मकान का फर्नीचर जो उन्होंने सितंबर 92 में खरीदा था, उसे उन्होंने नवंबर 20 में बेच दिया और नया फर्नीचर खरीद लिया। देखिए, आप बेसिकली पहले तो बात को समझिए कि इन्होंने मकान का फर्नीचर बेचा है। अब मैं इस पॉइंट पे बार बार जोर दूंगा कि इन्होंने जो बेचा है वो है अपने आवासीय मकान का फर्नीचर। ओके, तो इसके लिए अब मैं यहां पे नियम बोलता हूं, यहां मैं नियम लिखता हूं, रेजिडेंशियल फर्नीचर इक्वल टू पर्सनल इफेक्ट आइटम्स नॉट अ कैपिटल असेट्स। कि सर क्या है इसका मतलब? अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके घरेलू प्रयोग में आती है, कोई चीज ऐसी है जिसे पर्सनल इफेक्ट माना जाता है, पर्सनल आइटम्स में काउंट किया जाता है, उसे अगर आप बेचेंगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अगर जैसे आपके घर में फ्रिज होगा, कूलर होगा, पलंग होगा, अलमारी होगा, एयर कंडीशनर होगा, घर में काम आने वाली बाइक होगी, कार होगी, ये सब चीजें आपकी पर्सनल असेट्स हैं। उनको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल असेट्स नहीं है वो चीजें, तो कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। इसलिए मैंने सॉल्यूशन लिखते समय इसको नहीं लिखा है। ठीक है, अब वापस आप 2 पॉइंट हो चुके हैं। पहले पॉइंट में आपने मकान को बेचा, दूसरे में आपने घर का फर्नीचर बेचा। हो सकता है आपने कमाया हो, किसी को लगेगा सर 50,000 का फर्नीचर था, 85,000 में बेच दिया, 35,000 कमा लिया। नो, आपको कुछ नहीं करना है इसका। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि उन्होंने 1 नवंबर, थर्ड पॉइंट में खड़ा हूं मैं, उन्होंने 1 नवंबर 2020 को देवास इंजीनियरिंग लिमिटेड के 500 शेयर 200 रुपए के भाव से बेचे। इन अंशों में से 400 अंश तो उन्होंने 2008-2009 में खरीदे थे और बाकी के अंश उन्हें गत वर्ष में बोनस के तौर पे मिले थे। तो बेसिकली 500 शेयर इन्होंने बेचे, 400 तो इन्होंने खरीदे थे और 100 इनको बोनस मिले थे। अब यहां पे आइए क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में आप देखिए, मैंने यहां पे लिखा है ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल के सामने मैंने गिनती लिखी 400 और बोनस के सामने मैंने गिनती लिखी 100, और मैंने इन शेयर्स को बेचा है क्वेश्चन में, और बेचा है मैंने 200 रुपए के भाव में। ठीक है, तो 400 अंशों को बेचने से आपको 80,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और 100 अंशों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि 400 शेयर्स को बेचने से पैसा मिलेगा और 200 और 100 शेयर्स को बेचने से भी मिलेगा। बोनस शेयर में अपना फंडा क्लियर रखना, बोनस शेयर की कॉस्ट होती है 0। पहली बात तो खर्चा बोल रहा है, एक्सपेंस तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं,
एक्सपेंस तो है नहीं, तो एक्सपेंस का तो कुछ नहीं करना। आपको 80,000 रुपये यहां से मिले हैं और 20,000 रुपये यहां से मिले हैं। मैं कह रहा था कि बोनस शेयर की कॉस्ट 0 होती है, रिमेंबर दिस। और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 20,000 रुपये माना जाएगा। ये 20,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। बाकी रह गए आपके ओरिजिनल शेयर्स आपने खरीदे थे 10 क्या था अमाउंट, 11,109 और वर्ष था 2008-9। तो 11,109 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 301 से, जो कि अभी का इंडेक्स नंबर है, और डिवाइडेड करेंगे अपन 2008-9 से। तो जो 2008-9 है 1 2 3 4 5, तो अपना 89 आ रहा है चौथे नंबर पे, 1 2 3 4 137। तो आपका इसका इंडेक्स नंबर आपको यूज करना है 137। इस तरह हमें समझ नहीं आया, देखो आपको जस्ट अ मिनट, अटक जाता है बार बार। हाँ, आपको ऊपर रखना है बेचने वाला वर्ष, हाँ सर, और नीचे रखना है आपको खरीदने वाला वर्ष, ठीक है। ऊपर बेचने वाला वर्ष और नीचे आपको रखना है खरीदने वाला वर्ष, और उससे आपको अपनी कॉस्ट का करना है इंडेक्सेशन। इससे अपनी पुरानी कॉस्ट करंट कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे हो जाएगी, देखो वैसे तो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट है 11,109, और अगर महंगाई को ध्यान रखें, महंगाई के लिए बोलते हैं टेक्निकली, अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान रखें तो 11,109 मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 137, तो ये आती है 24,407 रुपये। 24,407 रुपये, 24,000। और इस तरह से आप देखो, जो बेचा है उससे आपको 80,000 मिला है, बेसिकली उसकी कॉस्ट 24,000 कुछ है, तो आपको करीबन 55,593 रुपये का फायदा होगा। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको करीबन 55 और 20 75,593 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है सर। इस क्वेश्चन में जस्ट अ मिनट, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस वजह से इनको एग्जेम्पशन मिले, तो अभी मैंने सिंपली एलटीसीजी जोड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन और है। अपन ने अब तक 3 पॉइंट समझ लिए हैं। चौथे पॉइंट में ये लिखा है कि उसने जुलाई 2004 में, उसने यहाँ किसके लिए है, गोपीराम के लिए, गोपीराम की बात चल रही है। गोपीराम ने जुलाई 2004 में 58,534 रुपए में खरीदे हुए एक प्लॉट को श्री राम गोपाल को 2,80,000 रुपए मूल्य की दुकान के बदले सितंबर में ट्रांसफर कर दिया। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने बेसिकली प्लॉट को बेचा है और बदले में पैसे नहीं मिले हैं, बदले में अपने को शॉप मिली है और उसका वैल्यू दे रखा है 2,80,000। तो सरल भाषा में आपने 280 में अपना प्लॉट बेचा। तो यहां पे आपको पहले 2,80,000 लेना है। बेसिकली आपको 2,80,000 रुपये मिले, और जस्ट अ मिनट, प्लॉट ऑफ लैंड यू सोल्ड एंड यू रिसीव 2,80,000 रुपी इन फॉर्म ऑफ शॉप। आपका खर्चा वर्चा कुछ नहीं हुआ। ये 2,80,000 रुपये, देखिए स्क्रीन पे, 2,80,000 रुपये आपकी नेट सेल कंसिडरेशन है। जो आपने चीज दी है उसकी कॉस्ट देखी जाएगी। बेसिकली उसकी जो कॉस्ट है वो है 58,534। ओके, मैं क्वेश्चन में बार बार देखना पड़ता है, इसीलिए 58,534 इंटू 301 रखना है। ये आपको इस साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जब आपने असेट्स को ट्रांसफर किया है वो वाला इन्फ्लेशन इंडेक्स है। और डिवाइडेड बाय में आपने इस प्लॉट को जुलाई 2004 में खरीदा था, यानी 2004-5 फाइनेंशियल ईयर में खरीदा था। तो आपको 4-5 का इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करना है, विच इज 113, ठीक है। आपको 113 रुपए रखने हैं। इन क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि आप इसको बस एक बार प्रैक्टिकली होता हुआ देख लें, तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बताते तो ठीक रहता। नियम पहले बता दिए थे, अभी मैं उन नियम को लगाना आपको बता रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। आप होप ध्यान से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। 155,918, 155,918, ये मैंने पुरानी कॉस्ट क्या है 58,000, और प्रेजेंट कॉस्ट क्या है 155 में मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। आपने इस ट्रांजेक्शन में करीबन 1,24,082 रुपए कमा लिया है।
इस सिंगल ट्रांजेक्शन में यू अर्न 1,24,082 रुपी। ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, क्योंकि आपने सारे एसेट्स को, इस क्वेश्चन में अब तक जितने भी एसेट्स आए हैं आपने काफी लंबे समय तक होल्ड किया। जैसे मकान है उसमें 2 साल का क्राइटेरिया होता है, इक्विटी शेयर अनलिस्टेड में भी 2 साल का क्राइटेरिया होता है, प्लॉट ऑफ लैंड में भी 2 साल का क्राइटेरिया होता है। इन सब में अपन ने 2 साल का क्राइटेरिया पूरा किया है। आफ्टर दैट वी सोल्ड दैट। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ऊपर चले अपन वापस से, तो यहाँ पे 5वें पॉइंट में उसने जनवरी 2021 में कुछ जेवरात को 5,21,000 में बेचा और 10,000 रुपए ब्रोकरेज पे खर्च किए, दलाली वगैरह पे खर्च हुए। ये जेवरात उनको शादी के समय गिफ्ट में मिले थे। वैसे जब गिफ्ट मिले थे तब उसका मूल्य 2.5 लाख रुपए था, हालांकि जिसने गिफ्ट दिया उसकी कॉस्ट 40,000 रुपए थी, और अगर फेयर मार्केट वैल्यू को पकड़े तो 1 लाख रुपए थी, और 50,000 उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 5 साल के बाद रिडीमेबल बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई कि उन्होंने कुछ ज्वेलरी को बेचा 5,21,000 में। क्योंकि इन्होंने बेचा है जनवरी 2021 में, तो उस समय प्रीवियस ईयर 2021 रनिंग था, प्रीवियस ईयर 2021 के दौरान ज्वेलरी को बेचा गया है। तो बेचा गया है 5,21,000 में, ठीक है। ओके, तो आप देखिए 5,21,000 रुपया ये तो है सेलिंग प्राइस, और आपका जो खर्चा आया है वो आ रहा है 10,000 रुपया जो आपने ब्रोकर को दिया होगा, और 5,11,000 को हम बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। अब आपको आएंगे, ये मेरी कॉस्ट है 0, क्योंकि हमें तो ये गिफ्ट में मिले थे तो इसकी कॉस्ट 0 हुई, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी कॉस्ट 0 है तो हम पुराने ओनर की कॉस्ट देखते हैं। अब जैसे पुराने ओनर ने मान लो 40,000 में खरीदा, पुराने ओनर ने मान लीजिए कि ज्वेलरी को 40,000 में खरीदा, लेकिन फिर अपन फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन को भी तो लेंगे 1 लाख रुपए। अगर कोई प्रॉपर्टी कहें, अगर कोई प्रॉपर्टी 2001 दैट इज 1 अप्रैल 2000 से पहले ली गई है, तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ले सकते हैं। तो न सिर्फ हमें, वैसे हमारी रियल कॉस्ट तो 0 है, और न सिर्फ हम अपनी कॉस्ट लेंगे बल्कि कॉस्ट के रूप में भी अपन हायर वैल्यू का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अपन 1 लाख रुपए का सिलेक्शन करेंगे, और 1 लाख रुपए इंटू आज का जो इंडेक्स नंबर है वो 301 है, और जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो आपका 100 है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और एक ही समय में आपको ये सारे नियम लगाने आने चाहिए, इतने कठिन नियम नहीं है। तो आप देखेंगे आपकी जो कॉस्ट है वो हो गई 3,01,000। तो आपने वैसे फ्री की चीज को बेचा है, और आपके पास 5,11,000 आए हुए हैं, और इनकम टैक्स के मुताबिक आपका प्रॉफिट 2,10,000 माना जाएगा। 511 और 301 का गैप है, वो आपका प्रॉफिट 2,10,000 रुपये माना जाएगा। और अब के बाद आपको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 EC का। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं तो 54 EC का बेनिफिट मिलता है। आपको 6 महीने के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और आपने ऐसा किया भी है। आपने करीबन 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, आपके पास पैसा जनवरी में आया और आपने 1 महीने के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको डेफिनेटली 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। इसे बेनिफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 50,000 रुपया, 50,000 आपका माइनस हो गया। वैसे आपका प्रॉफिट 2,10,000 आ रहा था, लेकिन अब आपका प्रॉफिट 1,60,000 रुपया माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन लगभग खत्म होने को है, एक लास्ट पॉइंट में पढ़ देता हूं। इस पॉइंट में ही गिफ्टेड शेयर्स ऑफ ओसवाल एग्रो लिमिटेड टू हिज फ्रेंड धनीराम ऑन 10th of January 2021. He purchased these shares for ₹5,000 in July 2006 and the fair market value of these shares on 10th of January was 18,000. आराम से सुनिए, इसमें मैं एक बार हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, आपको इजी रहेगा। और उन्होंने क्या किया, कुछ शेयर्स थे, वो कुछ शेयर्स अपने मित्र धनीराम को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ बेचा नहीं है, हमें कुछ कंसीडरेशन में मिला नहीं है, अपन ने फ्री में शेयर्स दिए हैं। और जब हमने शेयर्स खरीदे थे तब 5,000 रुपये के थे, और जब हम गिफ्ट कर रहे थे तब उनके शेयर्स की वैल्यू 18,000 रुपये थी। आपको
इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आप गिफ्ट देने वाले हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो गिफ्ट पाने वाला करेगा, और वो भी 50,000 का अंतर होता है तो करेगा। मतलब अगर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको गिफ्ट मिला मात्र 18,000 का, तो उसका कुछ नहीं होगा, वो उसके हाथों में भी एग्जेम्प्ट होगा। गिफ्ट पाने वाले के लिए भी एग्जेम्प्ट होगा और गिफ्ट देने वाले के लिए इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो मैं यहाँ पे आपको नियम लिख के बता देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि जैसे मैं नोट लिखता हूँ यहाँ पे, मिनट, यहाँ अगर बात करें तो गिफ्ट का जो गिवर है, गिफ्ट गिविंग इज नॉट इक्वल टू ट्रांसफर, हेंस नो कैपिटल गेन। आपका जो गिफ्ट देना है वो ट्रांसफर की परिभाषा में नहीं आएगा, इसलिए आपको कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है। और जो पाने वाला है, इसका जो भी टैक्स ट्रीटमेंट होना है वो पाने वालों के हाथों में होगा। अब अगर मैं इसकी समरी बताऊं इस क्वेश्चन की, तो पहले पॉइंट में आपने मकान को बेचा, याद रखिएगा, आपने मकान को बेचा और आपने अच्छा पैसा कमाया, और उस पैसे से आपने थोड़ा मकान खरीद लिया, तो थोड़ा पैसा आपका बच गया, फिर भी आपका टैक्सेबल LTCG 5,23,168 है। दूसरे पॉइंट में आपने ओरिजिनल अंशों को बेचा और बोनस अंशों को बेचा, और उस सौदे पे आपने 75,593 रुपये कमाए। उसके बाद वाले में कहें तो आपने एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा, बदले में आपको दुकान मिली, और उस सौदे में भी आपने 1,24,082 रुपये कमाया। और आखिरी वाले सौदे में आपने कुछ ज्वेलरी को बेचा, हालांकि ज्वेलरी आपके गिफ्ट आई हुई थी और आपने उसको बेच के फिर भी पैसा कमाया ही है, और आपने करीबन 1,60,000 कमाया है। वैसे तो आपने 2,10,000 कमाया था और 50,000 आपके माफ हो गए, तो 160 आपने कमाया है, तो ये 160 भी आपका प्रॉफिट है। अब इन सबको अपन जोड़ेंगे तो आपका फुल एंड फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, जैसे मैं देख लेता हूँ, आपका जो प्रॉफिट है वो है 5,23,168, 75,593, 124,082 और 1,60,000 रुपये। ये करीबन 8,82,843 रुपये होता है। तो 8,82,843 दिस विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, करीबन 20% की रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस यहाँ देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।